नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। वैसे तो ये एक सामान्य सा विषय है कि जिस प्रकार से हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर अनावश्यक रूप से उसका जो भार है वो बढ़ रहा है और कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्या आ रही हैं, क्योंकि एक जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि क्षेत्र के अंदर विस्तार हो रहा है, जंगलों का ह्रास हो रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, इसके साथ साथ औद्योगिकरण बढ़ रहा है, कई प्रकार के अपशिष्ट, धुआं, ध्वनि प्रदूषण, हर प्रकार की जो समस्या है उन सभी समस्याओं का जो मेन जो सोर्स है वो जनसंख्या वृद्धि के रूप में देखा जाता है। तो एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या के रूप में इसको हम पढ़ते हैं किस प्रकार से ये चलता है। तो जिस प्रकार से अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ तो वैसे सामान्य से रूप से एक प्राकृतिक नियम है कि जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ती रहती है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या समस्या के रूप में उस समय देखी जाती है जब जनसंख्या इस गति से बढ़े कि वहाँ पर जो उपलब्ध जो संसाधन है उसके ऊपर उसका बहुत अधिक भार बढ़ जाए, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि संसाधनों की अपेक्षा वहाँ पर उसकी संसाधनों की आपूर्ति कम हो और वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में देखी जाती है। तो देश के उत्पादित खाद्यान्नों की बात करें हैं या संसाधनों की बात करें तो उसके परिप्रेक्ष्य में के अंतर्गत ही हम बढ़ती जनसंख्या को एक सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दृष्टि से हम उसको देखते हैं। अगर बैलेंस बना रहता है तो हम उसको संतुलित रूप में देखते हैं, क्योंकि बिना जनसंख्या के हम किसी राज्य या देश की कल्पना नहीं कर सकते। जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक होना तब नुकसानदायक हो जाती है जब उस देश के अंतर्गत, उस क्षेत्र या उस राज्य के अंतर्गत जो उपलब्ध संसाधन है या भरण पोषण के जो साधन हैं वह कम पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में वो एक समस्या के रूप में देखने को मिलती है। स्वास्थ्य संबंधी जिस प्रकार से हमारी प्रगति हो रही है, हमने विभिन्न जो बीमारियां हैं उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, उसके कारण जो मृत्यु दर है वो काफ़ी घट चुकी है। इसके अलावा जो जन्म दर है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या जो है काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही है। हालांकि जिस प्रकार से कहा है कि मानव संसाधन जो होता है वो किसी देश की आर्थिक प्रगति के लिए काफ़ी लाभदायक रहता है, लेकिन इसमें जब वृद्धि है वो इस प्रकार से होती है कि उसकी जो संसाधन है उस पर भार है या उसकी भरण पोषण की क्षमताएं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पर्यावरण पर भार के रूप में देखी जाती है। अतः एक आदर्श स्थिति के निर्माण में, यानी एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन की अगर बात करें, अनुकूलतम जनसंख्या की बात करें, तो निश्चित संख्या में निश्चित दिनों के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उनके भरण पोषण की क्षमताएं अगर किसी राज्य के पास उपलब्ध नहीं है तो नो डाउट वो उसके लिए एक समस्या के रूप में उभर कर आती है। जो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व के अंतर्गत द्वितीय स्थान रखता है, और जन घनत्व के मामले में भी जो भारत का जो स्थान है विश्व के विभिन्न देशों में काफ़ी ऊपर देखा जाता है। भारत में जनसंख्या के कारण भूमि या संसाधनों पर काफ़ी दबाव महसूस किया जा रहा है। किसी देश की जनसंख्या को घटाने या बढ़ाने के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 कारक जो होते हैं वह रहते हैं। कुछ प्राकृतिक हैं, जैसे कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की बात करता है तो ये आपके प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका आप्रवास और प्रवास यानी माइग्रेशन जो है वह एक कह सकते हैं अप्राकृतिक घटना है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक, धार्मिक या अन्य किसी कारण, प्राकृतिक कारणों के कारण इस प्रकार के प्रवास जो है देखे गए हैं, तो वो जो प्रवास होता है वो उस देश की अर्थव्यवस्था को एकदम से बढ़ा सकता है या अर्थव्यवस्था पर एक भार जो है वो बढ़ा सकता है। तो जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या वृद्धि होती है। जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या के अंतर्गत कमी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमने स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया है तो मृत्यु पर हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया। तो इस प्रकार से दूसरा एक जो प्रमुख कारक है वो किसी एक देश से दूसरे देश की ओर जो माइग्रेशन जो होता है वह भी जनसंख्या के अंतर्गत आपके वृद्धि भी ला सकता है और कमी भी ला सकता है। जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ पर वृद्धि होगी और जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ पर नो डाउट कमी देखने को मिलती है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, पर्यावरण का डिग्रेडेशन होता है, उनके रहने के लिए स्थान की कमी हो जाती है, उनका जो लाइफस्टाइल का जो स्टैंड लेवल है वो काफ़ी नीचे देखने को मिलता है, स्वास्थ्य जैसे समस्याएं वहाँ पर देखने को मिलती है, शिक्षा, पेयजल, हर प्रकार की जो समस्या है वहाँ पर देखने को मिलती है। भारत में गरीबी की रेखा की अगर बात करें कि बीपीएल जो है वो लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है,
गरीबी और अभाव, अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तस्करी जैसी समस्याएं जो हैं, यानी नैतिक जो पतन की जो अवस्था है वो भी प्रारंभ हो जाती है। यानी पर न केवल पर्यावरण पर दबाव है बल्कि सामाजिक आर्थिक रूप से भी जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव रहते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या वृद्धि काफ़ी हानिकारक होती है। बढ़ती आवश्यकताएं के कारण उस प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जाता है, उसके कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण सामने आते हैं, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे जो प्रदूषण है वह इसी जनसंख्या का देन के रूप में कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से असंतुलित प्रकृति जो होती है, तो प्रकृति का कृत्रिम तांडव, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो बायोस्फीयर है वो पूरा का पूरा इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार के कई दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बात की चेतावनी की बात करते हैं तो माल्थस ने इस प्रकार से अपने लेख के बारे में बात की थी कि जो जनसंख्या है, यानी अगर इसी प्रकार से जन को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। यानी अपना आप प्रकृति अपने आप बैलेंस करने की कोशिश करता है, महामारी के रूप में बैलेंस करती है या किसी भूकंप या ज्वालामुखी के रूप में बैलेंस करती है, तो बैलेंस जो चलता रहता है। तो इसी प्रकार से हो सकता है जैसे कि अभी हम कोरोना जैसी समस्या महामारी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस, प्रकृति नेचुरल जो बैलेंस है उसका एक तरीके के रूप में इसे देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे चारों तरफ पर्यावरण है और पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति ने अपना क्रोध दिखाना प्रारंभ कर दिया है। चमोली उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले बांध का टूटना हो, कोरोना जैसी बीमारी हो, प्लेग, पोलियो, हर प्रकार की प्राकृतिक जो बीमारियां, बाढ़ों का आना, बारिश नहीं होना, भूमंडलीय ताप का बढ़ जाना, तो इस प्रकार की जो समस्या है और इसी रूप में प्रकृति अपना क्रोध जाहिर करती है। इसी प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, सी लेवल में बढ़ोतरी हो रही है, तो कई जो द्वीप है वो डूबने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से आपकी हानिकारक जो गैसें हैं, तो हर प्रकार से कह सकते हैं कि ये विभिन्न कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि से बढ़ते हैं। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कुछ न कुछ प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वृक्षों को काट कर करें या हानिकारक गैसों को रिलीज करके करें, तो हर प्रकार से वो मिसबैलेंस करने की कोशिश करता है। तो जो जनसंख्या है वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ती जनसंख्या के कारण उसकी आवश्यकता बढ़ रही है। तो आवश्यकता जिस प्रकार से बढ़ रही है तो हम ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम को जला रहे हैं, जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो वायुमंडल में पहुंच रही है, जिसमें CFC गैसेज जो है वो काफ़ी हानिकारक मानी जाती है। इसके अलावा हमारे जिस प्रकार से आवश्यकता बढ़ रही है, हमें एयर कंडीशनर चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, हमारे विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है उन सभी में से जो विभिन्न प्रकार की जो CFC यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब जो गैसें होती हैं वो पर्यावरण को आपके प्रभावित करती हैं, और तो साथ ही साथ हमारे मनुष्य के ऊपर भी इसके घातक जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे उद्योग हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वह विभिन्न प्रकार के, जैसे कि अम्ल वर्षा को हमने पढ़ा है, तो उसका कारण बनता है। तो वनों को भी हानि होती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, रहने के लिए स्थान चाहिए तो हम क्या करते हैं, जंगलों को काट कर रहने के लिए स्थान बनाते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे कह सकते हैं कि वन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के केवल 9% भाग पर ही वन बचे हैं, लेकिन हमने टारगेट रखा था कि लगभग 33% जो रहेगा, यानी एक तिहाई जो भाग है उस पर वन होने आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण पर है इस प्रकार से प्रभाव पड़ रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या अपने साथ हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक बढ़िया सा व्हीकल हो और कम से कम ईंधन की खपत में ज़्यादा से ज़्यादा चले, और इस प्रकार से हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये जो गाड़ी है वो कितना धुआं निकालती है या इस धुआं से किस प्रकार की समस्या होगी, इसके बारे में बचे विचार किए बगैर हम इसी प्रकार से व्हीकल खरीद रहे हैं। यही कारण है कि मुंबई हो, कलकत्ता हो या दिल्ली हो, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर भयंकर रोग देखने को मिलता है। एक तरफ तो वहाँ पर उसमें से जो निकलने वाला जो धुआं है वो प्रभावित करता है, तथा साथ ही साथ जो इनके द्वारा जो फॉसिल्स
ईंधन का यूज किया जाता है उससे धुआं और विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें भी निकलती हैं और इनका जो शोर होता है वह ध्वनि प्रदूषण को भी जन्म लेता है। फिर उसके जो अपशिष्ट वगैरह जो है, ग्रीस वगैरह है, वो भी जल को प्रदूषित करते हैं। जल का जो प्रभाव होता है वो जलमंडल के जीवों पर भी पड़ता है और वायुमंडल के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न जो जीव हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? तो सबसे पहले तो कह सकते हैं कि हमारे पास स्थिर जनसंख्या यानी जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सर्वप्रथम हम प्रजनन दर के अंतर्गत कमी लाने के प्रयास करें। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जिलों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। वो एक काफ़ी चुनौती के रूप में देखने को मिलता है। जीवन की गुणवत्ता की बात करें तो हर एक राज्य चाहता है कि अपने लोगों को वह उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता प्रदान करें। वह अच्छे अनाज, खाद्यान्न के रूप में अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है। उनको रहने के लिए स्थान की आवश्यकता है, स्वस्थ पेयजल की आवश्यकता है, परिवहन, शिक्षा, संचार, हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं की उनकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो अपने पास जितने उपलब्ध संसाधन हैं उसके अनुरूप ही हमारे पास ऑप्टिमम पॉपुलेशन रहे। इसी प्रकार से जनसांख्यिकी विभाजन, तो बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए भारत को मानव पूंजी का मजबूत आधार बनाना होगा ताकि लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। लेकिन भारत की जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है, तो इसमें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि समस्या खड़ी रहती है। तो इस प्रकार से ये कई कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखने को मिलते हैं। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद लगातार जो जनसंख्या है वो बढ़ती रही है। उसके पीछे कई कारण हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से जन संक्रमण जो सिद्धांत है, तो हैरिस और विटेक ने अपनी जो पुस्तक है जियोग्राफी एक इंट्रोडक्शनरी पर्सपेक्टिव के अंतर्गत इसकी 4 अवस्थाएं दिखाई हैं। पहली अवस्था क्या है कि जन्म दर और तथा मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होती है तो जनसंख्या बहुत कम वृद्धि होती है या नगण्य रूप में देखने को, यानी बैलेंस बना रहता है। ठीक है। द्वितीय अवस्था क्या होती है? तो जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर घटती है, यानी आपने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है और विकासशील देशों में इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तृतीय अवस्था के अंतर्गत मंद वृद्धि होती है, यानी जन्म दर कम है, हम 2 हमारा 1, मृत्यु दर भी कम है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। फोर्थ जो स्टेज है जिसके अंतर्गत स्थिर जनसंख्या यानी जन्म और मृत्यु दोनों ही कम होने के कारण वास्तविक वृद्धि रहती है, यानी जितने लोग हैं उतने बने रहते हैं। तो स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोपियन देशों में इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की पर्यावरण के अंतर्गत जनसंख्या का रोल रहता है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं, तो ये अधिक जन्म दर है, विभिन्न देशों में कई प्रकार के स्वीकृत मापदंड है, अंधविश्वास है, बाल विवाह है, अशिक्षा है, परिवार नियोजन सुविधाओं का अभाव है, बहुत ज़्यादा बहुविवाह की पद्धति देखने को मिलती है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, प्रचार साधनों की कमी है, महिलाओं में भी अनभिज्ञता है, शिक्षा का प्रतिशत काफ़ी कम है। तो वो भविष्य में आने वाली जो समस्या है उससे काफ़ी हट कर रहती है। तो वो कभी नहीं सोचती हैं कि ये जो बड़ा परिवार होगा तो वह हमारे किस लिए हमारे उन्नति के अंदर बाधक रहेगा। तो इस प्रकार के कई कारक हैं जो जनसंख्या की बढ़ोतरी करने में सहायक रहते हैं। अब बात करते हैं कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। तो पर्यावरण पर प्रभाव की बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में नो डाउट कमी होगी, कुछ जनसंख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल, वनस्पति की सीमित उपलब्धता हर व्यक्ति के लिए रहेगी। वनों का विनाश होगा और जिससे ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने वाले वन नहीं है। वन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनके रहने के लिए, स्थान के लिए काट दिया, या फिर कह सकते हैं कि खेती के जो विस्तार के लिए हमने जंगलों को साफ करके वहाँ पर खेत बना दिए। प्रदूषण में वृद्धि होगी, मानव का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी लो क्वालिटी का हो जाएगा। जो उसकी जो जीवन प्रत्याशा है कि व्यक्ति कितने दिन जिएगा, तो पहले कहा जाता है कि व्यक्ति 100 वर्ष जीता था, अभी 60-70 वर्ष हाईएस्ट माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण होंगे, अनियंत्रित भीड़ जैसी स्थिति होगी। तो इस प्रकार से ये जो समस्या है वो पर्यावरण विकृति को बढ़ाएगी, पर्यावरण संरक्षण में व्यवधान उत्पन्न करेगी, बैलेंस जो नेचुरल जो है उसको रोकने का प्रयास, जो रुकावट डालने का प्रयास होगा। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करने जरूरी। अब दबाव किस प्रकार से है, तो जैसे जैसे कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो नो डाउट जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो पर्यावरण
की एक निश्चित क्षमता होती है, उसकी एक पोषक क्षमता होती है, तो उस पोषक क्षमता के अनुरूप ही वह उस जनसंख्या के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन पोषक क्षमता से अधिक अगर परिवर्तन आते हैं तो इस प्रकार से वह सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिससे आपका जनसंख्या घनत्व, वितरण, पोषकता सभी कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि किसी राष्ट्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन कम है और वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पर आपको निम्न जीवन स्तर देखने को मिलेगा। जैसे कि हम अफ्रीकन रीजन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर देख सकते हैं, बेरोजगारी वहाँ पर अधिक होगी, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, औद्योगिक उत्पादन कम होगा, जनसंख्या को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होने के कारण उसकी राष्ट्रीय शक्ति क्षीण होगी, यानी वर्किंग कैपेबिलिटी है वो प्रभावित होगी। जनाधिक्य अधिक होगा तो वहाँ के पर्यावरण को बोझ उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब बढ़ती जनसंख्या के लिए रहने के लिए स्थान चाहिए, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता, स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो जनाधिक्य होने पर ये संभव नहीं हो पाता है। कृषि भूमि कम होने लगती है, जल की कमी होने लगती है, जल की गुणवत्ता कम हो जाती है, प्राकृतिक पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रकार से ये कई समस्या जो है वो बढ़ती रहती है। अब जो समस्या है तो पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आएगी, भोजन और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। कृषि के लिए रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे भूमि धीरे धीरे कह सकते हैं कि उसकी रेंगती हुई मृत्यु जैसे देखने को मिलेगी। फिर कृषि के पौधे जो होंगे उसमें हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का और खादों का प्रयोग करेंगे, तो वो उसकी पौष्टिकता तो वहाँ पर विद्यमान रह ही नहीं सकती। विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक है उसको सेवन के बाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और हम बीमार होंगे। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो नगरीकरण बढ़ेगा, कस्बे जो है शहरों में तब्दील होंगे, शहर महानगरों के अंतर्गत तब्दील होंगे, जल, ध्वनि, वायु, भूमि, हर प्रकार की जो प्रदूषण है वहाँ पर उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार से औद्योगिक और तकनीकी विकास होगी, तो उससे हमारी राष्ट्र की आवश्यकता तो पूर्ति होगी, लेकिन इसके साथ साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो इसके अपशिष्ट या इसके जो धुएं हैं उससे इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो गिरता है, आर्थिक स्तर नीचे गिरता है, बेरोजगारी जैसी समस्या आती है, उच्च शिक्षा की जब समस्या देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से हर प्रकार की शिक्षा जैसी सुविधाएं या चिकित्सा जैसी सुविधाएं हैं वो कम देखने को मिलती है। मानव की गुणवत्ता में कमी होती है, बुराइयां समाज में बढ़ती हैं, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं, नैतिक पतन जैसी समस्याएं, इस प्रकार की कई समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही आपके बेरोजगारी की जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। अब इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, पर्यावरण की गुणवत्ता अगर रखी जा सकती है या पर्यावरण मनुष्य की गुणवत्ता रह सकती है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं। लगभग हर जो पंचवर्षीय योजना होती है उसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। परिवार नियोजन को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा जो रिजल्ट है अच्छे नहीं रहे हैं। इसके अलावा इसके लिए 3 प्रयोग किए जा सकते हैं। एक तो परिवार नियोजन, एक है जनसंख्या शिक्षा प्रदान की जा सकती है, और जनसंख्या संबंधी कानून बनाए जा सकते हैं कि हम दो हमारा एक या हम दो हमारे दो, जिस प्रकार से चल रहा है। जनसंख्या पर शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि जो बढ़ता परिवार है वो आपके लिए किस प्रकार से नुकसानदायक है, किस प्रकार से आपके पर्यावरण पर भार है। इसी प्रकार से परिवार नियोजन के साधनों का हम निर्वहन करके भी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ प्राकृतिक उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या संबंधी योजना नीति बनाई जा सकती है, जनसंख्या परिवार नियोजन का अलग से मंत्रालय स्थापित किया जा सकता है, जनसंचार के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की जो मुद्रित सामग्री है उसके चार्ट, नारे, लेख, नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सतत शिक्षा कार्यक्रम, पूर्व शिक्षा के माध्यम से लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सकता है, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जा सकता है। तो कहीं न कहीं वो बढ़े हुए परिवार की जो समस्या होंगे उसके प्रति जागरूक है और उसी प्रकार से जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जनसंख्या संबंधी कानून बनाना कर भी सरकार जो है कड़ाई से इस प्रकार के जनसंख्या को लागू कर सकती है। तो इस प्रकार से कई जो समस्या है या कई प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि लोग जब तक ये नहीं जानेंगे कि जो जिस प्रकार से बड़ा परिवार या बड़ा ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ उसकी जो आवश्यकता है वो किस प्रकार से पूरी होगी, तो ये सोचते हुए हमें परिवार का निर्धारण करना चाहिए और परिवार कितना बड़ा होगा इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण के ऊपर जनसंख्या की जो वृद्धि है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में नज़र आती है। धन्यवाद।